नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में हम वन नेशन वन इलेक्शन की कर रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से सोमवार को 16 तारीख को सदन में पेश होना है 129वां संशोधन विधेयक होगा। ये क्या बीजेपी आज के तारीख में इस स्थिति में है कि उसको पास करा ले? और अगर ये बिल सदन में पेश होता है तो जदयू और चंद्रबाबू नायडू जैसी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्या इस मुद्दे पर एक साथ खड़े होंगे बीजेपी के साथ? क्योंकि कई मुद्दों पर डिफरेंस बिटवीन द लाइन रहा है और ये तो एक ऐसी स्थिति है जो लोग मानते हैं कि चाइना की तरफ, चाइनीज डेमोक्रेसी की तरफ देश को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे जिनके पास जितने पैसे होंगे उस तरीके से वो चुनाव को मैनेज कर सकते हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि नहीं, कई देशों में ये परंपरा रही है और स्वस्थ लोकतंत्र, जापान का उन्होंने उदाहरण दिया है, इंडोनेशिया का उदाहरण दिया है, कई तरह के उदाहरण दिए हैं। लेकिन कल हमारी एक विधायक से भेंट हुई विधानसभा में। उनकी चिंता जिस तरीके से उन्होंने व्यक्त की, भाई अब हम लोगों के लिए राजनीति नहीं रहा। 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और कहे कि अब जिस तरीके से एक वन नेशन और वन इलेक्शन के नाम पे जो खेल होने वाला है उसमें क्षेत्रीय दल कितना से टिकेगा, जितना कॉर्पोरेट का जितना प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो क्या वन नेशन और वन इलेक्शन के मुद्दे पर नीतीश या नायडू मोदी के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी करने वाले, क्योंकि अभी तक तो चुप है, लेकिन अंदर खाने में कुछ जरूर बातें चल रही है कि बात क्षेत्रीय दलों की है। क्योंकि इस तरीके की चुनाव प्रक्रिया से हमें लगता है कि क्षेत्रीय दल बचने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा उस बिल को लेकर, नायडू और नीतीश का क्या स्टैंड होगा, इस पर सीधे चर्चा करने के लिए हम दिल्ली चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या होगा? मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड वाले बिल के मामले में तो कटाई में पड़ गया वो। ललन सिंह समर्थन की भी बात की है, लेकिन कहा गया कि बाद में जो है पॉलिटिक्स ऐसा हुआ कि बीजेपी को लग गया कि भाई ये बिल पास होने वाला नहीं है। और वन नेशन वन इलेक्शन में क्षेत्रीय दलों की जो राय सामने आ रही है, कोई भी क्षेत्रीय दल इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश और नायडू के पास क्या विकल्प होगा? या फिर इसको उसी तरीके से पार्लियामेंट में लेकर के वापस लेना पड़ेगा, या फिर इस पर बहस हो सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, इस मामले को 2 पक्ष से देखा जाना चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन जो 2 पक्ष है उसमें एक पक्ष है व्यावहारिक पक्ष, फिजिबिलिटी का पक्ष, और दूसरा पक्ष है लोकतांत्रिक पक्ष कि क्या ये उचित है। तो आपका सवाल बहुत कुछ दूसरे से संबंधित है, लेकिन सबसे पहले उसके पहले यानी व्यावहारिक पक्ष को देखना जरूरी है। संतोष जी, कई लोग ये बात कह रहे हैं, मैंने कई सारे पत्रकारों के फेसबुक पोस्ट देखे जो इसके पक्ष में लिख रहे हैं, या कुछ लोग लिख रहे हैं कि 52 से 67 तक कैसे होता था 4 बार। 52 से 67 तक कोई इंसिडेंस था, वो शुरुआती दौर था, और 52 से 67 की स्थिति में लौट कर नहीं जाया जा सकता। इसलिए लौट कर नहीं जा सकता क्योंकि तब वो सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी का जमाना था, और अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के दौर में भारत प्रवेश कर चुका है। तब लोकतंत्र देश सीख रहा था, और उस वक्त ही सबसे पहले शुरुआत कब हुई? नंबूदरी-पात की सरकार की बर्खास्तगी से एक क्रम टूटा केरल में 1959 में। अब उस स्थिति में वापस लौटकर इसलिए नहीं जाया जा सकता क्योंकि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? और जो लोग अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं उन लोगों को यह बता देना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है लोकतंत्र की। हमारे यहाँ लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक फर्क है। अमेरिका में जनता राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर चुनती है। हमारे यहाँ जनता सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। हमारे यहाँ सांसद और विधायक चुने जाते हैं, और वो अपना नेता चुनते हैं। बहुमत के आधार पर वो नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, फिर अपनी कैबिनेट बनाता है। तो इस बिल में देखिए सरकार क्या कर रही है और कैसे ये मुश्किल है, उस पर हम आते हैं। फिर हम लोकतांत्रिक पक्ष पर भी आएंगे। इस बिल में सरकार कर क्या रही है कि संसद में कुछ मामलों से, लूप होल से बचाने के लिए एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। वो रास्ता अपने आप में बहुत वैध है।
आमतौर पर भारत में संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला जो भी अमेंडमेंट होता है वो अकेले संसद से नहीं होता। वो संसद के साथ साथ देश में जितने राज्यों में विधानसभा है उसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की मंजूरी चाहिए होती है। याद कीजिए नरसिम्हा राव के पंचायत और नगर निकाय वाले बिल को, 73वां 74वां संशोधन। तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन के लिए 31 राज्य अभी हैं और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है कम से कम 16 से पास होकर आना चाहिए, 2/3 बहुमत से वहां से पास होकर आना चाहिए, तब यह बिल संसद में रखा जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव को वैसे उस रास्ते को छोड़ दिया। संविधान का अनुच्छेद 82 है जो सीटों के रीएडजस्टमेंट, राज्यों को होने वाले सीटों के एलोकेशन, आवंटन और परिसीमन की प्रक्रिया को तय करता है। अनुच्छेद 82। अब उस 82 में एक 82A जोड़े जाने की बात है और 82A में ये नई व्यवस्था लाई जाएगी और वो नई व्यवस्था आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा 5 साल के कार्यकाल के बीच में भंग हो जाए तो फिर फ्रेश इलेक्शन 5 साल के लिए नहीं होगा, पूरे देश में या पूरे राज्य में उपचुनाव होगा। मान लीजिए बिहार की विधानसभा 2 साल में भंग हो जाए तो अगला जो चुनाव होगा वो 3 साल के लिए होगा। ये इसका मतलब यह हुआ कि पूरे राज्य को आपने उपचुनाव में धकेल दिया। तो जो खर्च बचाने का तर्क देने वाले लोग हैं जरा उनसे पूछिए कि ये कौन सा तर्क है, क्योंकि अगर वो 3 साल के लिए नहीं चुनेंगे तो फिर ये क्रम टूट जाएगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ क्या? जो 52 से जो शुरुआत हुई और 67 आते आते टूट गई, वो अगर नहीं करेंगे ये तो ये टूट जाएगा फिर। तो उससे बचाने के लिए किया जा रहा है कि अगर लोकसभा बीच में भंग हो जाए, मान लीजिए 3 साल 3.5 साल में भंग हो जाए तो अब 1.5 साल के लिए शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा चुनी जाएगी। कौन 1.5 साल के लिए चुनाव लड़ने जाएगा? कौन पूरे मन से लड़ेगा? कौन पैसा खर्चा करेगा? अब सवाल यह है कि उपचुनाव से बचाने के लिए, बीच के चुनाव से बचाने के लिए आप पूरे देश या पूरे राज्य को एक साइमल्टेनियस बाई इलेक्शन में, सामूहिक उपचुनाव में आप धकेल रहे हैं। तो ये मेरे मत्थे तो नहीं पड़ रहा कि ये कौन सा लॉजिक है। नहीं, नहीं, जो विधायक का डेथ होता है तो उतना ही कार्यकाल के लिए विधायक चुना आता है। तो एक चीज बताइए, एक सीट पर उपचुनाव और 243 पर उपचुनाव, ये खर्चा बचाने वाली बात है कि खर्चा में धकेलने वाली बात है? आप 2 साल के लिए चुन रहे हैं तो उपचुनाव ही तो कर रहे हैं। आप अगर 28 महीने बचे हुए हैं कहीं के, मान लीजिए 28 महीने के लिए आप चुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उपचुनाव ही तो करा रहे हैं। अब व्यवहारिक रूप से आप उपचुनाव नहीं कहेंगे लेकिन होगा तो उपचुनाव ही, अगर उसको 5 साल का टर्म की इजाजत नहीं होगी तो, चाहे लोकसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा हो। तो एक ये सैद्धांतिक पक्ष है कि एक पेंडोरा बॉक्स है, इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। दूसरा एक लोकतांत्रिक पक्ष है, आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है जो इसको मोटिवेट कर रही है? तो इसके पीछे जो ताकतें हैं उसे समझाने के लिए सबसे जरूरी हो जाता है विवादास्पद कृषि कानून। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड तीनों कृषि प्रधान राज्य, तीनों के चुनाव थे। 13 महीने तक किसान बैठे रहे, सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी। जैसे ही चुनाव आया, आचार संहिता लगने के पहले अचानक गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रधानमंत्री आते हैं सुबह सुबह, शीशे जैसा, गंगा जल जैसा पवित्र, पता नहीं कौन कौन से शब्द उन्होंने बोले थे, मुझे याद भी नहीं है। हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए इतने पवित्र बिल के बारे में, वापस ले लिया। मतलब कॉर्पोरेट के पक्ष में जो कानून बनाया गया, नियम है कि एक सांसद भी अगर डिवीजन की मांग करे, एक विधायक भी डिवीजन की मांग करे तो मत विभाजन कराना पड़ता है। लेकिन हरिवंश जी ने राज्यसभा में सीधे वॉइस वोट कर दिया विपक्ष के लोगों की मत विभाजन की मांग के बीच, और आनंद फानन में इस विवादास्पद बिल को पारित करा दिया गया। तो सरकार की अब जो मंशा है वो अब कहने की जरूरत नहीं है कि दबी ढकी है। कोई भी सरकार आएगी 5 साल के लिए, वो सरकार पहले 6 महीने में तमाम विवादास्पद एजेंडे, तमाम कॉर्पोरेट फ्रेंडली एजेंडे थोप देगी कि 4 साढ़े 4 साल में लोग थक जाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि अगला चुनाव तो उसको बीच में जनता के बीच जाना नहीं है। अगला चुनाव तो 5 साल बाद ही जाना है, लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो इस तरह के एजेंडे को पूरा करने के लिए, जिसमें जनता को कहीं ना कहीं पाता में और ऊपर कॉर्पोरेट को दाता में
दाता और पाता में समाज को विभाजित करने वाली जो आर्थिक नीतियां हैं, उसको कैसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? राज्यों के चुनाव कभी न कभी आ जाते हैं और वहां वोटर के सामने मजबूरीवश झुकना पड़ता है कि इस पवित्र बिल को समझा नहीं पाए। एक ये पक्ष है। अब आते हैं, आपने कहा जदयू और तेलुगु देशम जैसी पार्टियां और संसद का अंक गणित। तो जदयू और तेलुगु देशम जैसी पार्टियां जो है, तेलुगु देशम का मुझे नहीं पता, लेकिन जदयू का पता है कि नीतीश कुमार ने वेलकम किया था इस मूव का। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास तो 293 है लोकसभा में, चाहिए 2/3 363 लोकसभा में। राज्यसभा में आपके पास कितने? 113 है। राज्यसभा में आपको चाहिए 164। 245 का 2/3 164 होता है। आपको वहां वो चाहिए। तो यहां ये कैसे पारित होगा? अब इसके लिए बीएनएस वाला फॉर्मूला तो नहीं अपनाया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता वगैरह को कैसे पास कराया गया? ये सीआरपीसी आईपीसी को 150 सांसदों का मास एक्सपल्सन हो गया दोनों सदन से। सदन की स्ट्रेंथ को नीचे कर दिया गया। और सदन की स्ट्रेंथ को नीचे करके क्या उसमें 2/3 कराया जाएगा किसी न किसी बहाने विपक्ष को वो करके? ये एक इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जिसे समझ पाना मेरे आपके बस के बूते की बात नहीं है कि आखिर सरकार इसे पारित कैसे कराएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है किसी विधेयक के लिए मंशा, नीयत ठीक नहीं है। भाई लोकतंत्र में कोई चुनाव से भागता है क्या? बार बार चुनाव कराने पर खर्च होता है और दुनिया भर का आलतू फालतू काम करने पर खर्चा नहीं होता है। अब बताइए किस तरह का G20 को लेकर एक अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा था। आरटीआई से किसी ने अगर बिल मांगा हो तो बताइएगा कितना खर्चा हुआ था। निगम बोध घाट पर बैनर लगा हुआ था, G20 के अतिथियों का स्वागत है। अब बताइए उसका अर्थ का अनर्थ निकल रहा था। जब सोशल मीडिया पे आया तो हटवाया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे की मंशा और सरकार क्यों चाहती है ऐसा आइडिया जिसको व्यावहारिक रूप से लागू कर पाना संभव ही नहीं है, इससे पीछे हटना पड़ जाएगा। ये मेरी समझ से परे है जी। लेकिन जो शुरुआती दौर में नीतीश का बयान था और अब पार्टी के अंदर जो बातें चल रही हैं, अब कहीं न कहीं इसको लेकर नायडू और ये क्षेत्रीय दल के अस्तित्व का सवाल है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मानते हैं कि 25-29 तक में पार्टी मेरा खत्म हो जाएगा, हमें क्या, इसके लिए क्यों विवाद करें। लेकिन पार्टी के जो विधायक है वो इस बात को लेकर सशंकित है और चर्चा कर दे रही है कि इस बिल के साथ हम लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। जदयू के अंदर के विधायक भी अब ये बात कर रहे हैं। तो क्या ये दबाव नीतीश पर पड़ सकता है कि भाई इस तरीके के बिल पे, या जो वक्फ बोर्ड वाले में स्थिति पेश होकर वापस हो गया, क्या आपको लगता नहीं है कि वो स्थिति बन सकती है? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी चीज ये समझिए, नीतीश कुमार के अंदर एक अजीब सी राजनीतिक स्थिति को मैंने देखा है। नीतीश कुमार पॉपुलर परसेप्शन से बड़ा डरते हैं। जनता के 99% हिस्से को जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, इस बिल के बारे में जाकर पूछिएगा, कुछ नहीं पता है। जो चर्चा अभी हम लोगों ने की कि क्या क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उसके बारे में इस बिल का समर्थन करने वाले को कुछ नहीं पता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में लोग खूब कूद रहे थे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन इस देश के हित में नहीं है, लेकिन पॉपुलर परसेप्शन को देखते हुए वो कह रहे थे सकारात्मक कदम है, जबकि उस वक्त वो महागठबंधन में थे 8 नवंबर 2016 को। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक इसी तरह से लोकसभा में शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने 2009 में महिला आरक्षण बिल का विरोध कर दिया। राज्यसभा में नीतीश समर्थक सांसदों ने समर्थन कर दिया। हालांकि लोकसभा में बिल पेश नहीं हो पाया चूंकि हंगामा बहुत हो गया, राज्यसभा में समर्थन कर दिया इन लोगों ने। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो पॉपुलर परसेप्शन से चलती है। वो आगे बहुत दूर तक देख करके वो नहीं काम करते हैं। उनकी राजनीति क्या है? एक सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर के दिमाग में कंस्ट्रक्शन सबसे पहले होता है। इमारत ऊंची कर देना यह विकास का पैमाना है। 2 लेन को 8 लेन कर देना यही विकास का पैमाना है। जहां सड़क की जरूरत नहीं है वहां सड़क ठेल देना यही विकास का पैमाना है। तो वो भी एक सिविल इंजीनियर है। अभिषेक जी, एक गांधी सेतु को मरम्मत हो गया फाइनली, तो अब तो गाड़ी उस पर नजर नहीं आता है और उसके पैरेलल अब 4 गांधी सेतु बन रहा है। यही हम कह रहे हैं ना। आप देखिए जिनकी राजनीति वो कर रहे हैं, अति पिछड़ा, महादलित, ज्यादातर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
क्या शिक्षा व्यवस्था की हालत है। तो ये सब चीजें देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति को हम लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए सोचने वाले नेता के तौर पर नहीं देखते। तात्कालिक तौर पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो होता है ना, कि अगर गाड़ी का टायर अगर कहीं फट गया या पंक्चर हो गया तो तत्काल उसको लेकर के साइकिल वाला सही हो सके तो नहीं मिस्त्री मिल रहा है तो जुगाड़ करके उसको, तो उस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे उनकी सरकार चल रही है 20 साल से, और राजनीति में भी वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट वो अच्छे नेता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि साफ सुथरी छवि के हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार का दूर दूर तक आरोप उनके विरोधी भी उन पर नहीं लगा सकते। सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि सैद्धांतिक राजनीति के सबल पक्ष पर बहुत मजबूती से खड़ा हो जाना, ये नीतीश कुमार ने न कभी किया है और आगे कर पाएंगे, इसकी गुंजाइश भी हमें दिखाई नहीं देती। अगर इनको पसमानदा मुस्लिम वोट का अगर नहीं होता सवाल, तो वक्फ बोर्ड वाले बिल पर जो ललन सिंह कह रहे हैं वही सही है, पार्टी वहीं जाती। लेकिन सवाल है कि उनको वोट मिलता है। जी, मतलब आपको लगता है कि इस पर ज्यादा खेला खेलू नहीं होने वाला है? तो इसको पास कराया जाना मुश्किल है। पहली बात, सदन के अंदर ये बिल जाएगा, देखिएगा जेपीसी में नहीं जाएगा, ये जाएगा किसी सेलेक्ट कमेटी में और अंतहीन समय तक वहीं रहेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जब इस बिल को लेकर आ रही थी तब भी लोगों को बहुत सारी आशंकाएं थी। जब चर्चा हुई कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को बनाया गया और वो बिल ऐसे लगता है जैसे पहले से ड्राफ्ट तैयार था, कमेटी बना करके उन लोगों के साइन लेकर के उस बिल को दे दिया गया। ये एक व्यवहारिक पक्ष नहीं है उसका। अब देखिए ना, बिल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, विधेयक कैसे बनता है, सदन के अंदर सांसदों को इन्वॉल्व किया जाता है, उसका फिजिबिलिटी देखी जाती है कि इसका व्यवहारिक पक्ष कितना मजबूत है। अब कहां से लाइएगा? अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने में गिर गई, कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनी, चुनाव में जनता चली गई। 13 महीने वो और 5 महीने लगे चुनाव होने में। 18 महीने को छोड़कर क्या 3.5 साल के लिए नई लोकसभा बनती? अब आप बताइए। 67 69 दो बार बिहार में मध्यावधि चुनाव हुआ, 77 की लोकसभा विधानसभा 80 तक चली। तो उस परिस्थिति में क्या 2 साल के लिए फिर से नई विधानसभा गठित होगी? 2 साल वाली विधायक, सबको अग्निवीर बना देना है। सरकार की कोशिश क्या है? अग्निवीर विधायक चुनो। अभी तो अग्निवीर इक्का दुक्का चुने जाते हैं उपचुनाव में, अब पूरी विधानसभा को अग्निवीर कर दो, पूरी लोकसभा को अग्निवीर कर दो। ये मतलब ये आइडिया हमें जमा नहीं कर कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब चीज को अग्निवीर बना देना अभिषेक जी, नहीं? जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिषेक जी थे। मतलब केंद्र की सरकार जैसे सेना को अग्निवीर बना दिया, विधायकों को भी वो अग्निवीर बनाने के तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जदयू के अंदर ही इस बात को लेकर मतभेद की खबर है, नीतीश सोमवार को पार्लियामेंट में पेश होगा और उस बिल को लेकर क्या करते हैं ये देखने वाली बात हो, क्योंकि क्षेत्रीय दल इस बिल को लेकर काफी आशंकित है और आशंका इस हद तक बढ़ गई है, उन्हें लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे क्षेत्रीय दल की राजनीति को ही न कहीं खत्म करने की साजिश तो नहीं है। क्योंकि जेपी नड्डा ने कई बार इस बात को रखा है कि क्षेत्रीय दल जो है इस डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में चिराग हो, मांझी हो, हर कोई सशंकित है इस बिल को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को जब ये बिल पेश होता है तो मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दल के छत्रप करते क्या है। चलिए, इसे सीधी बहस को यही खत्म करते हैं, सीधी बहस जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।